डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का गुब्बारा बार बार फुला रहे हैं और बार बार कोई फोड़ दे रहा है। हद तो यह है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू भी उनकी नहीं सुनते। ट्रंप कहते हैं आई कॉल द शॉट्स, मेरी मर्जी चलती है, नेतन्याहू की नहीं। लेकिन नेतन्याहू हैं कि ट्रंप को ही रियलिटी चेक दे देते हैं, ईरान पर बमबारी कर देते हैं, बनी बनाई बात बिगाड़ देते हैं। तो अमेरिका और इजराइल के बीच चल क्या रहा है? 2 महीने की शांति के बाद ईरान और इजराइल ने फिर से एक दूसरे पर बमबारी की है। फिलहाल तो लड़ाई रुक गई है, लेकिन कभी भी भड़क सकती है। सारा मामला लेबनान पर फंस रहा है। आज उस पर ही बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सात जून की सुबह इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण में दहिया इलाके पर बमबारी की। यह इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इन हमलों में हिजबुल्लाह का एक कमांड सेंटर भी निशाने पर था। इजराइल के इस हमले के बाद 7 जून की शाम ईरान का जवाब भी आ गया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने इजराइल के 2 मिलिट्री बेसिस पर मिसाइलें दागी और इसे नाम दिया ऑपरेशन नसर यानी जीत। इस हमले के बाद ईरानी सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल ने लक्ष्मण रेखा लांघी है, इसलिए हमने जवाब दिया। अब अगले 1 हफ्ते तक 24 घंटे मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ईरान ने इजराइल को धमकी भी दी कि वो जवाबी हमला न करे, लेकिन इजराइल नहीं माना। 8 जून को इजराइल ने ईरान के हमले का जवाब देना शुरू किया। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के तेहरान, करज, तबरीज और इस्फहान में डिफेंस सिस्टम्स और एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की। इजराइल के इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बन गया, क्योंकि ट्रंप ने कुछ और ही दावा किया था। ईरान के मिसाइल हमले के बाद फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावे से कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई चॉइस नहीं है, मैं तय करता हूं कि क्या होगा, आई कॉल द शॉट्स। इन दावों से इतर खबरें कह रही हैं कि नेतन्याहू ट्रंप को सीरियसली नहीं ले रहे। अमेरिकी न्यूज़ पोर्टल एक्सियस की रिपोर्ट कहती है कि 7 जून को बेरूत पर हमले से ठीक पहले ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई थी। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने एक्सियस को बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था, नेतन्याहू अभी ईरान पर कोई जवाबी हमला मत करो, हम ईरान के साथ एक बड़ी डील के बेहद करीब हैं, खेल 4th क्वार्टर में है यानी आखिरी दौर में है, ऐसे में बनी बनाई बात को मत बिगाड़ो। नेतन्याहू ने फोन पर तो हामी भर दी, लेकिन फोन रखते ही बेरूत पर बमबारी का ऑर्डर पास कर दिया। इसके बाद 8 जून को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इजराइल और ईरान को शूटिंग तुरंत बंद कर देनी चाहिए। लेकिन ट्रंप की बात किसी ने नहीं सुनी। ईरान तो यही मानने को तैयार नहीं था कि इजराइल ने अमेरिका की मर्जी के खिलाफ यह हमला किया है, लिहाजा तनाव बढ़ता ही जा रहा था। यमन में मौजूद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। इस रास्ते से दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। खबरों का असर शेयर बाजार पर भी दिखने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत उछलकर $96 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। एशिया के शेयर बाजारों में खासतौर पर साउथ कोरिया और जापान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जब दुनिया ने ये मान लिया कि सीज फायर टूट ही जाएगा और अब अमेरिका भी लड़ाई में कूद सकता है, तब ट्रंप का एक और पोस्ट आया। उन्होंने लिखा कि दोनों पक्ष यानी इजराइल और ईरान तात्कालिक सीज फायर चाहते हैं, बातचीत चल रही है। इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद ईरानी सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि हम अपनी सैन्य कार्रवाई रोक रहे हैं, लेकिन अगर ईरान पर या दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रहे तो पहले से भी ज्यादा भयानक जवाब दिया जाएगा। शो शूट होने तक इजराइल से कोई बयान नहीं आया है। अब तक हमने पिछले 24 घंटे के डेवलपमेंट्स देखे। अब सवाल यह है कि लेबनान को लेकर ईरान इतना बेचैन क्यों है? इसका जवाब लेबनान का नक्शा देखकर पता लगेगा। इजराइल की उत्तरी सीमा लेबनान की दक्षिणी सीमा से लगती है। दोनों देशों के बीच करीब 120 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है, जिसके उत्तर में पड़ती है लेबनान की लितानी नदी। ये इजराइल लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल समानांतर पैरेलल चलती है। इजराइल ने जब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, तब उसने कहा था कि वो लितानी नदी तक कब्जा करेगा और उस इलाके को एक सिक्योरिटी जोन बनाएगा, बफर जोन बनाएगा।
लेकिन अब इजरायली सेना लितानी नदी को पार कर गई है। इजराइल के टैंक्स उत्तर की तरफ जहरानी नदी की ओर बढ़ने लगे हैं। पिछले 25 सालों में इजराइल ने लेबनान के इतने भीतर तक कभी भी घुसपैठ नहीं की थी। इसी ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल ने लेबनान को एक और घाव दिया। उसने लेबनान के ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कासल पर दोबारा कब्जा कर लिया। कासल यानी किला। यह किला रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। यह दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी की घाटी के ठीक ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और इजरायली सीमा से 14.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पूरे इलाके पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। 44 बरस पहले साल 1982 में इजराइल ने इस किले पर पहली बार कब्जा जमाया था। तब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के लड़ाके इस किले पर काबिज थे। इजराइल की एलीट गोलानी ब्रिगेड ने एक मुश्किल जंग के बाद इस पर कब्जा किया था। इजराइल ने पूरे 18 साल यानी 1982 से 2000 तक इस किले में अपनी मिलिट्री पोस्ट बनाए रखी। इन 18 सालों में हिजबुल्लाह और दूसरे चरमपंथी इस किले पर लगातार गुरिल्ला हमले करते रहे। इजरायली सैनिकों के लिए वहां ड्यूटी करना कभी भी आसान नहीं था। साल 2000 में जब इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाई तो यह किला भी खाली कर दिया। 26 बरस बाद इजरायली झंडा एक बार फिर इस किले पर लहरा रहा है। इजरायली सेना की इस कार्रवाई को देखते हुए उसके आगे के प्लान्स पर सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि शायद इजराइल लंबे समय तक कब्जे का प्लान बना रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान से उसकी जंग अलग रहे और लेबनान में वो हिजबुल्लाह को अपने हिसाब से कुचलता रहे। जबकि ईरान का तर्क है कि सीज फायर हो तो हर एक मोर्चे पर हो, सभी फ्रंट्स को इसमें शामिल किया जाए, लेबनान पर भी इजराइल की बमबारी रोकी जाए। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। टाइमलाइन देखिए। 8 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर की शुरुआत हुई थी। उसी रोज इजराइल ने लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। करीब 300 लोग मारे गए। पिछले कई दशकों में लेबनान ने इतनी भीषण बमबारी नहीं देखी थी। तब ईरान ने कहना शुरू किया कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। फिर डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए। उनकी कोशिश थी कि ईरान से अमेरिका की बातचीत चलती रहे, लेबनान अड़ंगा न बने। इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू को बमबारी रोकने के लिए कहा। ट्रंप की इन कोशिशों के तहत 14 अप्रैल को इजराइल लेबनान के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में नेगोशिएशन हुई। दशकों बाद पहली बार दोनों देश सीधी बातचीत कर रहे थे। इसके बाद 16 अप्रैल को ट्रंप ने इजराइल लेबनान के बीच 10 दिन के एक सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन इस सीज फायर में हिजबुल्लाह की भागीदारी नहीं थी। शुरू में उसने हमले रोकने पर हामी भरी थी, लेकिन जैसे ही इजराइल ने दोबारा बमबारी की, हिजबुल्लाह ने जवाब देना शुरू किया। फिर 23 अप्रैल को ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल लेबनान का सीज फायर 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस दौरान भी दोनों तरफ से छिटपुट हमले जारी रहे। इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोका। उत्तरी इजराइल के अपने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए वो दक्षिणी लेबनान की जमीन पर कब्जा करता रहा। 31 मई को इजरायली सेना लेबनान के अंदर लितानी नदी को पार कर गई। पिछले 24 सालों में इजराइल ने लेबनान की इतनी जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं किया था। 1 जून को नेतन्याहू ने धमकी दी कि अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो लेबनान की राजधानी बेरूत पर बमबारी करेंगे। फिर 3 जून को इजराइल लेबनान ने सीज फायर को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन हिजबुल्लाह ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि हमले तभी रुकेंगे जब इजरायली सेना लेबनान से पीछे हटे। 5 जून को ईरान के IRGC ने कहा कि अगर इजरायली सेना लेबनान से पीछे नहीं हटी तो इलाके में शांति का सवाल ही नहीं उठता। 7 जून को इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर बमबारी की और ईरान ने उसके जवाब में अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद पहली बार इजराइल पर बमबारी की। ईरान की सरकार इस वक्त दबाव में है। जब इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा था तो ईरान के कट्टरपंथी अपनी सरकार से सवाल पूछने लगे थे कि हम सिर्फ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ईरान की स्टेट टीवी पर विश्लेषकों ने कहा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं, हमें जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल की आबादी का बड़ा हिस्सा हिजबुल्लाह के साथ जंग के समर्थन में है। ऐसे में नेतन्याहू भी जंग रोकने के मूड में नहीं है। कहानी में एक तीसरा एंगल भी है। लेबनान इस वक्त 2 पार्टों के बीच पिस रहा है। लेबनान की एक स्थायी सरकार भी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक रेगुलर फौज है। इसके समानांतर पैरेलल हिजबुल्लाह की अपनी सत्ता चलती है। लेबनान में धर्म और जातियों के आधार पर बंटी राजनीति और कुप्रबंधन का फायदा हिजबुल्लाह उठाता है। खासकर शिया बहुल इलाकों में वो स्कूल चलाता है, अस्पताल बनवाता है। इसलिए उन इलाकों में जनता सरकार से ज्यादा हिजबुल्लाह पर भरोसा करती है। हालांकि लगातार कई लड़ाइयों के बाद पिछले कुछ वर्षों में लेबनान की जनता में यह गुस्सा पनपने लगा था। हिजबुल्लाह बिना बात के पूरे देश को जंग में झोंक रहा है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेबनान के राष्ट्रपति हैं जोसेफ आउन। 5 जून को अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ईरान लेबनान का इस्तेमाल अमेरिका से बातचीत में एक बार्गेनिंग चिप यानी एक मोहरे के तौर पर कर रहा है। आउन का कहना है कि हिजबुल्लाह को समझना चाहिए कि बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
राष्ट्रपति आउन के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जवाब भी दिया। एक्स पर उन्होंने लिखा, अगर लेबनान ईरान के लिए बार्गेनिंग चिप होता तो हम बहुत पहले डील कर चुके होते। अपने देश को असली दुश्मन यानी इजराइल से बचाइए। 2024 में इजराइल और लेबनान के बीच हुए सीजफायर समझौते में यह तय हुआ था कि हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में एक्टिव नहीं रहेगा। लेबनान की सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो हिजबुल्लाह से हथियार छुड़वाए, लेकिन हिजबुल्लाह ने लितानी नदी के उत्तर में हथियार डालने से इनकार कर दिया। उसके पास आज भी हथियारों का जखीरा है। सरकार कागज पर तो हिजबुल्लाह को गैर कानूनी घोषित कर चुकी है, लेकिन अगर उसने हिजबुल्लाह से जबरदस्ती हथियार छीनने की कोशिश की तो देश में फिर से गृह युद्ध छिड़ने का खतरा है। एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसका मानना है कि लेबनान की सरकारी फौज इतनी कमजोर है कि अगर हिजबुल्लाह को निहत्था कर दिया गया तो लेबनान बिना किसी ढाल के रह जाएगा और इजराइल अपनी मनमानी पर उतर जाएगा। कुल जमा बात यह है कि जब तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच समझौता नहीं हो जाता तब तक सिर्फ लेबनान की सरकार और इजराइल के बीच किसी भी समझौते से शायद ही जंग रुके, और इस वक्त यही हो रहा है। हमने जानकारों से बात की और उनसे पूछा कि इन मसलों का हल कैसे निकलेगा। क्या लेबनान के चक्कर में अमेरिका और ईरान इसी तरह फंसे रहेंगे या फिर बेंजामिन नेतन्याहू अपना गेम प्लान बदलेंगे? क्या वो अमेरिका ईरान के बीच किसी डील के तहत लेबनान पर बमबारी रोकेंगे? देखिए, ईरान ने इस वक्त हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान एक नई स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहा है। ईरान तब तक ऑब्जेक्ट कर रहा था पर अटैक नहीं कर रहा था जब तक इजराइल सिर्फ सदर्न लेबनान में अटैक कर रहा था। अब इजराइल सदर्न बेरूत में यानी सेंट्रल लेबनान में अटैक करना शुरू कर दिया तो ईरान ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया, एक सब्सटैंशियल जवाब दिया, जिसके बदले में फिर इजराइल ने भी सब्सटैंशियल जवाब दिया। तो इस तरह से ईरान ने अपनी लिमिट्स डिफाइन कर दी, साथ में हूतीज को भी एक्टिवेट कर दिया। हूतीज ने भी मिसाइल फायर करी और बाबल मंदब पे कहा कि हम किसी इजरायली जहाज को क्रॉस करने नहीं देंगे। उसमें एक्चुअली मुश्किल होता है बताना कौन सा इजरायली जहाज, इसलिए वो बहुत सारे जहाज रोक देते हैं पास्ट में। मामला तभी सुलझेगा अगर इजराइल मानेगा सिर्फ सदर्न लेबनान तक अपने हमले महदूद रखने के लिए। अगर फिर से बेरूत के आसपास अटैक करेगा तो फिर ईरान अटैक करेगा, क्योंकि ईरान ने ये डिसाइड कर लिया है कि पिछली बार और उससे पिछली बार जब ये एग्रेसिव नहीं थे तो उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा उसका। 2025 का भी हमला इसीलिए हुआ कि ईरान आक्रामक नहीं था, और 2020 में भी कासिम सुलेमानी इसीलिए मारे गए और क्योंकि उन्होंने उसका वापस कोई जवाबी हमला नहीं दिया है। लेबनान का मामला बिल्कुल सुलझेगा, तब सुलझेगा जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा प्रेशर डालेंगे नेतन्याहू के ऊपर। मेरे ख्याल से वो जल्दी होने वाला है, क्योंकि ट्रंप बहुत बेचैन है एक प्रॉपर पीस के लिए, एक प्रॉपर डील के लिए, जो उनको अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि इजराइल और नेतन्याहू काफी हद तक ट्रंप पे निर्भर हैं अपनी सुरक्षा के लिए भी, और नेतन्याहू तो जेल से बाहर रहने के लिए भी, जैसे ट्रंप ने कहा था पिछले फोन कॉल में कि तुम जेल के बाहर सिर्फ मेरी वजह से हो। तो मेरे ख्याल से वो मानेंगे। अब कितना वक्त लगता है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू भी गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उनका भी इलेक्शन ड्यू है अक्टूबर में। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली खबर फिलीपींस से। फिलीपींस में 8 जून को सुबह करीब 7:30 बजे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। भूकंप की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 130 से ज्यादा घायल हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडनाओ द्वीप के पास जमीन से करीब 35 किलोमीटर नीचे थे। भूकंप के बाद करीब 140 आफ्टर शॉक्स भी आए, जिनकी तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच थी। भूकंप के बाद मिंडनाओ द्वीप के 6 इलाकों में सुनामी की लहरें भी उठी। एहतियातन इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया। फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर वाले हिस्से में मौजूद हैं। ये दुनिया का सबसे एक्टिव भूकंप क्षेत्र माना जाता है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स अनस्टेबल रहती हैं और अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। अक्टूबर 2025 में फिलीपींस के सेबू प्रांत में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप में 69 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी POJK में एक बार फिर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी चुनाव व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी जैसे जैसे अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, वैसे वैसे सरकार भी सख्ती बढ़ा रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 63 लोग घायल हुए हैं। इसी बीच POJK की सरकार ने ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी JAAC को एंटी टेररिज्म कानूनों के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद JAAC ने अपना आंदोलन जारी रखा है। उन्होंने 9 जून को पूरे इलाके में हड़ताल का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि विधानसभा में मौजूद उन 12 सीटों को खत्म किया जाए जो आरक्षित हैं।
ये सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं जो 1947 के बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की मुख्य हिस्से में जाकर बस गए थे। JAAC का कहना है कि पाकिस्तान की बड़ी राजनीतिक पार्टियां इन 12 सीटों का इस्तेमाल करके इलाके में सरकार बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। आंदोलनकारियों का मानना है कि अगर इन 12 सीटों को खत्म कर दिया जाए तो PAJ को कुछ ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी, यानी इलाके के लोग अपने राजनीतिक फैसले ज्यादा स्वतंत्र तरीके से ले सकेंगे। अगली खबर नॉर्थ कोरिया से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने उन्हें रिसीव किया। किम इल सुंग स्क्वायर में लगी शी जिनपिंग और किम जोंग उन की बड़ी बड़ी तस्वीरों के नीचे मौजूद लोग फूल और दोनों देशों के झंडे लहराकर उनका स्वागत करते दिखाई दिए। ये शी जिनपिंग की इस साल की पहली विदेश यात्रा है। इससे कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने बीजिंग में अलग अलग मौकों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी की थी। इस यात्रा का समय भी काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे दौर में जब दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है, चीन खुद को एक ऐसी वैश्विक ताकत के तौर पर पेश करना चाहता है जो अलग अलग देशों के साथ रिश्ते निभाने की क्षमता रखती है। ये दौरा शी जिनपिंग के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ चीन के पुराने और बेहद करीबी रिश्तों को फिर से हाईलाइट करने का भी मौका है। चीन इस यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाहता है कि भले ही हाल के सालों में किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हों, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे अहम आर्थिक सहारा और डिप्लोमेटिक पार्टनर आज भी चीन ही है। आमतौर पर वर्ल्ड लीडर्स नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर कम ही जाते हैं। शी जिनपिंग आखिरी बार 2019 में प्योंगयांग गए थे, जबकि पुतिन 2024 में नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। तब दोनों देशों ने म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी पर दस्तखत किए थे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।